हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 28 के बारे में। और हिंदी की टेस्ट सीरीज हमारी हिंदी पोस्टमार्टम क्लासेस के नाम से जानी जाती है। और आज का इसमें हमारा टॉपिक है जनसंचार माध्यम। और जनसंचार से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है। और ये प्रश्न बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। आपको इन प्रश्नों को डायरेक्टली दोस्तों याद कर लेना है। और इससे अगले वाले पार्ट्स में अब जो हमारे प्रश्न आएंगे जनसंचार माध्यम से संबंधित, वो इससे भी महत्वपूर्ण रहेंगे और थोड़ा सा डीपली लेवल के प्रश्न रहेंगे। और दोस्तों इससे पहले 27 पार्ट्स जो हिंदी के पोस्टमार्टम क्लासेस के हैं वो आपने नहीं देखे हुए हैं तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको हिंदी साहित्य में गद्य पद्य वाला पार्ट हो गया, पत्र लेखन हो गया, और जो व्याकरण के हमारे नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वह सभी बता रखे हैं। तो 27 पार्ट देखिएगा, फिर ही आप ये 28 पार्ट को शुरू कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आती है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट्स या फिर किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान दोस्तों हमारा संचार कहलाता है। क्या संचार? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही दोस्तों संचार कहलाता है। और ऐसा माना जाता है कि संचार के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने भाव, विचार, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? संचार हो जाएगा। ठीक है। और संचार क्या होता है दोस्तों? एक अंतर क्रियात्मक क्रिया होती है, यानी कि इंटरएक्टिव प्रोसेस ये होती है। अगला प्रश्न है संचार शब्द का अंग्रेजी पर्याय है। तो संचार शब्द को अंग्रेजी में दोस्तों कम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन। और एक होता है दोस्तों संचार का सबसे बड़ा माध्यम होता है क्या? जनसंचार। तो जनसंचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या? मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो अब जनसंचार क्या होता है? जिस प्रकार से संचार दोस्तों दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है, उसी प्रकार से जब किसी यंत्र का प्रयोग करके एक बहुत बड़े जनसमूह को संबोधित किया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या दोस्तों? जनसंचार। इसे हम क्या कहते हैं? जनसंचार या फिर मास कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि जब एक विशाल वर्ग के बीच में सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो वह हमारा जनसंचार कहलाता है। जैसे कि दोस्तों न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर क्या आता है? जनसंचार के माध्यम के तहत आता है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर, एक ही न्यूज़पेपर से क्या हो रहा है कि बहुत बड़े तबके यानी कि बहुत लोगों के बीच में सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। तो ये क्या हमारा जनसंचार या मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप्रेषक और श्रोता के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा? संचारिका के द्वारा, संचार माध्यम के द्वारा, संचालक के द्वारा या फिर परिचालक के द्वारा। तो संप्रेषक यानी कि दोस्तों स्रोत, जो कि अपनी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना चाह रहा है, और श्रोता जो उसकी बात को सुन रहा है। जैसे मैं और आप अगर सामने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो मैं अगर आपसे कुछ बात कह रहा हूं तो, या मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? संप्रेषक हूं। आप क्या हो? श्रोता हो। तो संप्रेषक और श्रोता के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है दोस्तों? तो संचार के माध्यमों से होता है। किसके माध्यम से होता है? संचार के माध्यम से होता है। अब संचार के हमारे दोस्तों कितने माध्यम होते हैं? संचार के हमारे अनेकों माध्यम होते हैं। नॉर्मली हम बात करें दोस्तों तो, या संचार के प्रकार कैसे होते हैं हमारे, जैसे कि मौखिक संचार, यानी कि हम बोल के मौखिक रूप से संवाद करके संचार कर सकते हैं, जैसे अभी हो रहा है। एक होता है दोस्तों अमौखिक संचार, जैसे आप और आपका मित्र बगल में बैठे हुए हैं तो आपने अपने मित्र को ऐसे इशारा करके अपनी ओर को बुलाया, तो ये क्या हो गया? अमौखिक संचार हो गया। यहाँ पे जहाँ पे बिना बोले ही इशारों के माध्यम से संचार क्या आता है उसे अमौखिक संचार या फिर सांकेतिक संचार कहते हैं। अगला होता है दोस्तों क्या? अंतः वैयक्तिक संचार, यानी कि स्वयं से संचार करना। जैसे आप कभी कभी क्या होता है कि आपको सोचते हैं, आप कहते हैं यार मुझे पढ़ना है, पढ़ क्यों नहीं रहा हूं, मेरा पेपर कैसे निकलेगा। तो ये सब कुछ क्या होता है? जो आप मन ही मन में सोचते हैं वो होता है अंतः वैयक्तिक संचार। अगला होता है दोस्तों अंतर वैयक्तिक संचार, यानी कि जब मैं और आप आपस में बैठे हुए हैं, सामने सामने बैठे हुए हैं, हम जो आपस में बातें करते हैं तो इसे अंतर वैयक्तिक संचार कहते हैं। अगला होता है एक समूह संचार। समूह संचार यानी कि जब संचार की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक लोग उपस्थित होते हैं तो वह समूह संचार कहलाता है। दो या दो से अधिक लोग, 10 लोग हो सकते हैं, 12 लोग हो सकते हैं, तो ये समूह संचार में आएगा। और जब एक बहुत बड़ा जनसमूह या एक विशाल वर्ग को किसी भी यंत्र के माध्यम से या प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो ये सब होता है दोस्तों हमारा जनसंचार के द्वारा। तो ये सभी क्या हमारे संचार के माध्यमों के द्वारा होता है। अब संचार के माध्यम हमारे क्या क्या हो सकते हैं? देखिए संचार का आपका कोई भी माध्यम हो सकता है दोस्तों। क्या? समाचार पत्र पत्रिकाएं हो सकती है, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, बुक्स हो सकते हैं दोस्तों, इंटरनेट हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, कई हमारे माध्यम हो सकते हैं।
या जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, ये भी हमारा एक संचार का माध्यम है इंटरनेट के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना, सूचना को पढ़े लिखों तक पहुंचाना, सूचना को विशिष्ट वर्ग तक पहुंचाना है, सूचना को केवल साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाना। तो इसमें दोस्तों बताने की कोई जरूरत नहीं है कि सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना हमारा संचार माध्यमों का प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख प्रयोजन के अंतर्गत आता है। क्या? सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना। अब दोस्तों संचार के हमारे कुछ सिद्धांत भी होते हैं, जैसे कि उद्देश्य आपका स्पष्ट होना चाहिए, विश्वसनीयता बनाए रखने का सिद्धांत होता है, स्पष्टता का सिद्धांत होता है, सूचना के प्रसार का सिद्धांत होता है, समयबद्धता का सिद्धांत होता है। तो अनेकों सिद्धांत भी हमारे संचार के अंतर्गत होते हैं। अगला प्रश्न, यह प्रश्न अच्छा है दोस्तों कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों को प्रमुख रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो जनसंचार के दोस्तों आधुनिक माध्यमों को प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न हमारा ऑप्शन बेस्ड है, 2 भी होता है 3 भी होता है, ठीक है। 2 किस आधार पे होता है, 3 किस आधार पे होता है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों को प्रमुख रूप से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2, सॉरी 4 नहीं होगा, 2 ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है। तो ये 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है दोस्तों हमारा क्या, मुद्रण माध्यम, मुद्रण माध्यम जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, प्रिंटेड मीडिया, प्रिंटेड मीडिया। और दूसरा होता है दोस्तों क्या, प्रसारण माध्यम जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मुद्रण माध्यम और प्रसारण माध्यम, एक तो 2 प्रकार ये माने जाते हैं, और बहुत सारे बुक्स में दोस्तों जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम है उसके 3 प्रकार भी माने जाते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रिंटेड मीडिया यानी कि मुद्रित माध्यम, दूसरा होता है दोस्तों क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि क्या, प्रसारण माध्यम, और तीसरा होता है दोस्तों हमारा क्या, सोशल मीडिया यानी कि क्या, सामाजिक माध्यम। तो बहुत सारे राइटर्स क्या करते हैं कि सोशल मीडिया को भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत ही कर देते हैं। इस कारण जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में हम दो प्रकार पढ़ते हैं, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन इसके साथ साथ में एक 3 भी होता है। तो आप ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न को करेंगे, ठीक है। मुद्रण माध्यम, प्रसारण माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और तीसरा होता है क्या, सोशल मीडिया का माध्यम। और इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर डी 2। आप देखिए जनसंचार के आधुनिक माध्यम को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक है प्रिंटेड माध्यम, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो प्रिंटेड मीडिया में दोस्तों क्या क्या आता है? प्रिंटेड मीडिया यानी कि जो छप के मुद्रित माध्यम है ना, मुद्रण मुद्रण करके जिनका संचार किया जाता है, जैसे कि क्या, हमारा समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं जो भी होती हैं, पोस्टर्स, जो भी पोस्टर्स होते हैं जिन्हें छपा के भेजा जाता है, या पंपलेट इत्यादि सभी क्या होते हैं, मुद्रण माध्यम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपके शहर में कहीं पे टूर्नामेंट हो रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट, तो आप देखते हैं दीवार पर चिपका देते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट। जैसे कोई कोचिंग सेंटर खुला कि ये कोचिंग सेंटर यहाँ है, यहाँ पे ज्वाइन करिए, ये करिए, ये सभी क्या होता है, हमारा संचार के मुद्रण माध्यम के अंतर्गत आता है। इसके माध्यम से क्या हो रहा है, एक विशाल जनसमूह को संबोधित किया जा रहा है, जितने लोग उसको पढ़ेंगे उतने लोग उससे जुड़ेंगे। अगला होता है हमारा क्या, प्रसारण माध्यम, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दोस्तों हमारे इसको भी 2 प्रकार से कभी कभी बांटा जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होता है हमारा श्रव्य माध्यम, क्या, श्रव्य माध्यम, और दूसरा होता है क्या दोस्तों, दृश्य माध्यम। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो श्रव्य माध्यम होता है, इसमें हम चीजों को या जो भी जनसंचार होता है वो खाली आवाज के माध्यम से होता है, जैसे कि रेडियो, टेलीफोन, सेल्युलर फोन, तो ये सभी क्या हमारे श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही एक दोस्तों हमारा दृश्य माध्यम भी आता है। दृश्य माध्यम में क्या क्या आता है आपका, दूरदर्शन, कंप्यूटर, चलचित्र या फिल्म, फैक्स, ईमेल, वीडियो, इंटरनेट, ये सभी दोस्तों हमारा क्या, दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। तो कंप्यूटर, दर्शन, चलचित्र, फैक्स, ईमेल, वीडियो, ये सभी क्या होता है, हमारा दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। यानी कि इसमें दृश्य के माध्यम से, और दृश्य के साथ साथ दोस्तों श्रव्य के माध्यम से, यानी कि आवाज के साथ साथ दिखने के माध्यम से हम क्या करते हैं, जनसंचार करते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं, देखते हैं आज तक में आप न्यूज पढ़ते हैं ना, तो आपको वहां पे चित्र भी दिखाई जाते हैं, आपको श्रोताओं की आवाज भी सुनने को मिलती है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। और तीसरा दोस्तों हमारा जो होता है एक सोशल मीडिया, कहते हैं ना सोशल मीडिया की पावर बहुत है। तो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग, ये सभी हमारा क्या होता है, सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। इतने पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि रेडियो संचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है, तो रेडियो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही पूछ लेगा दूरदर्शन किसके अंतर्गत आता है, कंप्यूटर किसके अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में लिखित में प्रसारण का श्रव्य माध्यम है। तो प्रसारण का श्रव्य माध्यम क्या है पूछा गया है, पोस्टर, रेडियो, फैक्स या फिर ईमेल। तो प्रसारण का श्रव्य माध्यम दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये प्रकार है, जबकि पोस्टर, फैक्स और ईमेल, पोस्टर और फैक्स ये किसके अंतर्गत आते हैं, पोस्टर
पोस्टर आता है दोस्तों हमारा मुद्रण माध्यम, प्रिंटेड मीडिया के अंतर्गत आता है, और फैक्स और ईमेल ये आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत ही दृश्य माध्यम में आते हैं। किसमें? दृश्य माध्यम में आते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रसारण माध्यम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दृश्य माध्यम है? तो आधुनिक प्रसारण माध्यम के अंतर्गत दोस्तों निम्न में से देखिए, ऑप्शन कंप्यूटर, सेल्युलर फोन, दूरभाष या फिर रेडियो। तो इसमें से दोस्तों कंप्यूटर क्या है हमारा प्रसारण माध्यम के अंतर्गत क्या है? दृश्य माध्यम है। क्या दृश्य माध्यम है? कंप्यूटर, दूरदर्शन, चलचित्र, फैक्स, ईमेल, वीडियो, ये सभी। जबकि सेल्युलर फोन, रेडियो और दूरभाष ये क्या है दोस्तों हमारे? ये श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि भारत की सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? तो भारत की सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति है दोस्तों क्या? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTIB इसे कहते हैं, PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 27 अगस्त 1947 को दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और भारत की सर्वप्रथम और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति है कौन सी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नवा, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? एडिटर, रिपोर्टर, कंपोजिटर या फिर प्रूफ रीडर। तो डेस्क के लिए समाचारों की जो आपूर्ति होती है दोस्तों वह कौन करता है? रिपोर्टर करता है। कौन करता है? रिपोर्टर करता है। अब समाचार लेखन में दोस्तों हमारे कई सारे टर्म्स आते हैं, ठीक है। तो समाचार लेखन के प्रश्नों को जब करेंगे तो वहां पे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि डेस्क क्या होता है और रिपोर्टर क्या होता है, एडिटर क्या होता है, कंपोजिटर क्या होता है। ये सभी चीज़ें हम उसमें एक साथ जब प्रश्नों को पढ़ेंगे उस संबंध में तो वहां पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे याद रख लीजिए कि डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? रिपोर्टर करता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखने का ज्ञापन कब निर्गत किया? तो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखने का ज्ञापन कब प्रस्तावित किया दोस्तों? 1957 में। तो या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? तो 1957 में रखा गया था। तो डायरेक्टली याद करने वाला प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब यहां से प्रश्न आता है दोस्तों एक कि ये जो ऑल इंडिया रेडियो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना ऐसा माना जाता है सबसे पहले दोस्तों 23 जुलाई 1927 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी विधिवत स्थापना मानी जाती है कब? 1936 में। तो दोनों ही याद रखने हैं, 1927 या 1936। वैसे मैक्सिमम किताबों में आपको 1936 मिलेगा, तो आप 1936 को याद करते हुए चलिए कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी विधिवत रूप से? तो 1936 में। और इस ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? 1957 में दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसका चयन कीजिए। पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, रेडियो या फिर पुस्तक है। तो शब्द संचार का माध्यम दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है? तो रेडियो क्या है? शब्द संचार का माध्यम नहीं है। तो ये किसका माध्यम है? यह श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम है, तो शब्द संचार या मुद्रण माध्यम यह नहीं है। जबकि पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पुस्तक है, ये क्या हमारी मुद्रण माध्यम या प्रिंटेड मीडिया के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जनसंचार के आधुनिक प्रसारण माध्यम श्रव्य और दृश्य की दृष्टि से निम्न में से कौन सा माध्यम असंगत है? तो जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रसारण माध्यम पढ़ते हैं उसमें से कौन सा गलत है? दूरदर्शन, फिल्म, ईमेल या फिर रेडियो। तो इसमें से दोस्तों प्रसारण माध्यम श्रव्य और दृश्य के बारे में पूछा गया है। तो देखिए दूरदर्शन भी है दोस्तों, रेडियो भी है, फिल्म भी है, तो कौन सा नहीं है इसमें से पूछा गया है? तो कौन सा माध्यम असंगत? तो दोस्तों रेडियो असंगत होगा, रेडियो, क्योंकि देखिए श्रव्य और दृश्य दोनों के बिहाफ पे पूछा है ना। तो दूरदर्शन में श्रव्य और दृश्य दोनों होता है, फिल्म में भी दोस्तों श्रव्य और दृश्य आप दोनों सुनते हैं, ईमेल में भी दृश्य भी होता है और आपका श्रव्य भी होता है। जबकि रेडियो क्या है दोस्तों हमारा? यह सिर्फ और सिर्फ क्या है? श्रव्य माध्यम है। क्या है? श्रव्य माध्यम है। तो इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? रेडियो। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से मुद्रण माध्यम या प्रिंटेड मीडिया नहीं है। क्या प्रिंटेड मीडिया नहीं है? दूरभाष, विज्ञापन, समाचार पत्र या फिर बैनर। तो प्रिंटेड मीडिया दोस्तों इसमें से दूरभाष नहीं है। तो दूरभाष जो आता है यह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? यह श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है। और दूरभाष को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेलीफोन। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेगा दोस्तों टेलीफोन को क्या कहा जाता है, तो इससे क्या कहा जाता है? दूरभाष कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, टेलीविजन दो शब्दों से के योग से बना है, टेली और विजन। टेली यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दूर, और विजन जिसका अर्थ होता है दृष्टि या साइट या दर्शन। ये जो विजन है यह किस भाषा का शब्द है? जैसे टेली दोस्तों यूनानी भाषा का शब्द है, तो विजन किस भाषा का शब्द है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जो विजन होगा दोस्तों यह हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। तो टेली किससे? ग्रीक
और विजन क्या होगा दोस्तों, हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। इसी कारण हम कहते हैं कि टेलीविजन जो हमारा ग्रीक लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो इतने पॉइंट आपको टेलीविजन के बारे में याद रखने हैं। और टेलीविजन या इसी को दोस्तों दूरदर्शन या टीवी भी कहते हैं, ये क्या होता है, एक दूरसंचार की प्रणाली है जिसके द्वारा चलचित्र या ध्वनि के माध्यम से दो स्थानों के बीच या एक विशाल तबके को के बीच में सूचनाओं को प्रसारित किया जाता है। और टेलीविजन के लिए दोस्तों दूरदर्शन सेट, दूरदर्शन कार्यक्रम और प्रसारण आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जल संचार का लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम के रूप में भी टेलीविजन को जाना जाता है। और इस टेलीविजन की खोज किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तो 1927 में टेलीविजन की खोज हुई थी। अब देखिए दोस्तों, टेलीविजन की खोज के बारे में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इसका आविष्कार 1925 में हुआ, लेकिन वो एक बेसिक टीवी था जो कि सीआरटी पे डिपेंड था। लेकिन जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, आप पढ़ते हैं कि टेलीविजन के आविष्कार कौन है, वो आप पढ़ते हैं जेएल बेयर्ड। कौन, जेएल बेयर्ड। तो आपको बेयर्ड के संदर्भ में ही याद रखना है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, जेएल बेयर्ड ने किया। और कब किया, 1927-28 में किया। आप 28 बहुत सारी किताबों में है, तो आपको 28 ही लेके चलना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कई आविष्कार हो सकते थे। सबसे पहले जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार 1925 में किया था, जो कि सीआरटी बेस्ड था। उसके बाद 1927 में दोस्तों टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। फिर 1927 में ही दोस्तों फिलो फार्नवर्स नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी टेलीविजन का आविष्कार किया जो कि ब्लैक एंड व्हाइट था। और सबसे पहले जो रंगीन टेलीविजन का आविष्कार किया वो जेएल बेयर्ड ने किया था 1928 में। इसी कारण जेएल बेयर्ड को टेलीविजन के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों जनसंचार वाले टॉपिक में, जो कि हम आगे जब सेपरेटली क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा तब डिटेल्स में हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करते हुए चलेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में विधिवत रूप से टेलीविजन सेवा का आरंभ कब से हुआ, तो 1965 से दोस्तों भारत में विधिवत रूप से 15 अगस्त 1965 से भारत में विधिवत रूप से टेलीविजन सेवा का आरंभ हुआ था। लेकिन दूरदर्शन का पहला प्रसारण भारत में कब किया गया, या फिर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई, तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत दोस्तों की गई थी 15 सितंबर 1959 से। 15 सितंबर 1959 दिल्ली से टेलीविजन सेवा की शुरुआत की गई। और विधिवत रूप से टीवी सेवा का शुभारंभ कब से हुआ, 15 अगस्त 1965 से हुआ। और जो ये टीवी सेवा थी या टेलीविजन सेवा थी, इसके लिए दूरदर्शन या फिर इसका नाम बदलकर दूरदर्शन कब कर दिया गया, तो 1975 में दोस्तों इसका नाम बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया था, ठीक है। और दूरदर्शन से पहले इसे टेलीविजन इंडिया के नाम से जाना जाता था। टीवी को टेलीविजन इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो अभी अगर आप इसको नहीं भी नोट करेंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगली वीडियोज में जो मैं आपको जनसंचार के पार्ट्स बताऊंगा ना, वहां पर जब हम टेलीविजन पढ़ेंगे तो टेलीविजन के सारे क्वेश्चन बात करेंगे। जब समाचार पत्र पढ़ेंगे तो समाचार पत्र के सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो वहां पर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन का हिंदी पर्याय क्या है, तो आप सभी लोग को पता है दूरदर्शन। और टेलीविजन के लिए दूरदर्शन का शब्द प्रयोग कब से किया जाने लगा, तो 1975 से किया जाने लगा। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। और 1976 तक जो दोस्तों हमारी टेलीविजन सेवा थी वह आकाशवाणी का एक हिस्सा थी, लेकिन 1976 के बाद में इसे आकाशवाणी से अलग कर दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है। और आकाशवाणी से अलग करके इसे दूरदर्शन नाम दिया गया था। तो 1975 भी आता है कहीं कहीं 1976 भी आता है, तो आप ये दोनों ही याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में दूरदर्शन की नियमित सेवा कब प्रारंभ हुई थी। देखिए वही प्रश्न पूछ लिया गया है कि भारत में दूरदर्शन या टेलीविजन की नियमित सेवा कब प्रारंभ हुई थी, तो 1965 में दोस्तों प्रारंभ हुई थी। लेकिन सबसे पहले टेलीविजन की शुरुआत भारत में कब हुई थी, वो हुई थी 15 सितंबर 1959 को यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना। और भारत में दूरदर्शन का पहला प्रसारण भी 15 सितंबर 1959 को ही किया गया था। लेकिन भारत में टेलीविजन की विधिवत शुरुआत कब से हुई, तो 15 अगस्त 1965 से हुई थी। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटरों का ऐसा महाजाल जो हमें सूचनाओं की प्राप्ति और उन्हें एक दूसरे के साथ संप्रेषित करने की सुविधा प्रदान करता है, क्या कहलाता है। तो संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटरों का ऐसा महाजाल जो हमें सूचनाओं की प्राप्ति और उन्हें एक दूसरे के साथ संप्रेषित करने की सुविधा प्रदान कराता है, क्या कहलाता है दोस्तों, इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। और इंटरनेट दोस्तों आपको पता ही है, इंटरनेट के बारे में आपको क्या बताना है, इसे क्या कहलाता है, अंतरजाल भी कहा जाता है। अंतरजाल भी कहा जाता है। और जनसंचार का सबसे नया और सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम के रूप में हम इंटरनेट को जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंटरनेट जो इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द होता है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है दोस्तों कि इंटरनेट का संक्षिप्त रूप क्या है, या इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप क्या है, तो हो जाएगा इंटरनेट।
के लिए हिंदी में दोस्तों इंटरनेट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आंतरिक जाल, या फिर दोस्तों इसी को हम कहते हैं क्या? अंतर जाल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ? वैसे दोस्तों इंटरनेट का आविष्कार माना जाता है 1960 के दशक से। कब? 1960 के दशक से हमारा इंटरनेट का आविष्कार माना जाता है। और इंटरनेट की शुरुआत 1960 के दशक से अमेरिका के रक्षा विभाग में अन्वेषण के कार्यों के लिए की गई थी, और प्रारंभ में इसे दोस्तों अर्पा नेट नाम दिया गया था। क्या? अर्पा नेट नाम दिया गया था। लेकिन एक्चुअलिटी में पूछा जाएगा कि सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ, तो आपको आंसर मानना है दोस्तों 1969, जो कि एक्यूरेटली हमारा सही आंसर हो जाता है। 1969 में इंटरनेट का आविष्कार डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD द्वारा किया गया था, और यह इंटरनेट अमेरिका रक्षा विभाग के द्वारा UCLA के तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान कंप्यूटर्स का नेटवर्किंग करके बनाया गया था। तो इंटरनेट का आविष्कार 1969 में किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। अगला प्रश्न और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ईमेल किस जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ईमेल दोस्तों हमारा आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। आधुनिक दृश्य संचार माध्यम के अंतर्गत यह आता है। क्या? ईमेल। और जनसंचार का एक माध्यम है ईमेल। किस प्रकार का माध्यम है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत दोस्तों हमारा आता है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत अब ये हमारा आता है। अब दोस्तों ये तो हमारे 20 जो थे बेसिक से क्वेश्चन थे जनसंचार के बारे में। अब जो हमारी अगली जनसंचार के पार्ट्स आएंगे ना आगे आने वाली वीडियोज में, उसमें हम जैसे समाचार है तो समाचार से संबंधित सभी क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे, टेलीविजन है टेलीविजन से संबंधित सभी प्रश्नों को इंपोर्टेंट को एक साथ करेंगे, इंटरनेट है, रेडियो है, तो वहां से जिस जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सभी मैं आपको एक साथ कराने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत से दोस्तों वीडियो बना रहे हैं तो उसे देखने वालों की संख्या भी अगर अधिक मात्रा में हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। धन्यवाद।